वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रीवियस जो लेक्चर था आपका उसमें हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल के बारे में। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं उन एनर्जी लेवल्स में या एनर्जी सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्युपाई किए जा सकते हैं। और यहीं से हमारा एक कंसेप्ट निकल के आया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का जो आपका पहला टॉपिक है उसे हम देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम इसमें एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे, एटॉमिक नंबर होते क्या हैं उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके अलावा आपका होगा मास नंबर, ओके। और इसके अलावा आप जानेंगे आइसोटोप्स के बारे में। पांचवा होगा आपका आइसोबार्स के बारे में। और एक टर्म और यहां से निकल के आता है एडिशनल, वो है आपका आइसोटोन्स के बारे में, ओके। तो आज के लिए 5 टॉपिक जो हैं आपके मेन टॉपिक होंगे जिसको आपको समझना है। और इस सीरीज का आपका ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि ये चैप्टर आज जो है हम क्लोज करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनका एटॉमिक नंबर हमें पता हो। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है, 1, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेबल के जरिए इसको समझाते हैं। आपके पास हाइड्रोजन है, ऐसी कोई रैंडम एटम ले लिया हमने, बोरोन ले लिया। इस तरीके से कोई और रैंडम एटम ले लिया हमने, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ पे हमने आपका क्लोरीन ले लिया, यहाँ हमने आर्गन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रैंडम एलिमेंट्स है। इन रैंडम एलिमेंट्स में आप जानते हैं सभी का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर इसका होता है आपका 1, इसका कितना होता है 5, मैग्नीशियम का 12, क्लोरीन का 17 और आर्गन का कितना होता है 18। यदि मैं आपसे बोलूं इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को फिल कीजिए KLMN शेल्स में, तो आप कैसे फिल करेंगे आप समझते हैं। इसको हम 1 लिखेंगे और क्योंकि 1 कहां पर आएगा, पहले शेल में, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपका जानते हैं 2 यहां आएगा और 3 इस वाले शेल में आएगा। ये शेल यहाँ पे एम्प्टी रहेंगे, यहाँ पे 2 शेल एम्प्टी रहेंगे। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम का है तो 2,8 और कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसे इसका कितना होगा 2,8,7 और इसका होगा 2,8,8। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपने ये देखा कि जैसे आप बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इन एनर्जी सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पहले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जा सकता है, दूसरे सेल में 8 जा सकता है, ऐसी 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं उनके एनर्जी सेल्स के हिसाब से। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही एलिमेंट्स का दिया जाएगा हल्का हल्का। और अगर आपको इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो फंडामेंटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको समझाया गया है, उसको आप उस वीडियो में जाकर जो आउटपुट प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा वहां भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपको ज्यादा समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो आपका +2 लेवल में आप सीखेंगे तो आप फंडामेंटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपका 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना आपके नॉलेज के लिए काफी है, मोर देन एनफ है, ओके। तो अब आप इसका पिक्टोरियल डायग्राम कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसके चारों ओर एक शेल है, दैट इज K शेल, और उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसी बोरोन के लिए कैसे बना सकते हैं, 1 और 2 शेल है इसके पास, और 2 शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं और दूसरे शेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं। और हम यहां से एक और चीज समझ चुके हैं कि इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ऐसे ही इसके आउटर मोस्ट में 3 है तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो इससे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन सबसे अच्छे तरीके से मिलती है क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं आसानी से कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये तो कुछ बातें थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो दूसरा टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर है। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास एटॉमिक नंबर है और ये जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स, उस एटम में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनके क्वांटिटी के इक्वल होगा उसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम P से इंडिकेट करेंगे और एटॉमिक नंबर को हम Z से इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है हम कह सकते हैं Z इक्वल्स टू P। मीन्स अगर आपके पास कोई नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें कोई भी चार्ज ना लगा हो, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा किसके बराबर हो जाएगा, उसके प्रोटॉन के बराबर। जैसे मैंने आपसे बोला आपके पास हाइड्रोजन है, तो बताइए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होगा, आपने बोला 1, क्योंकि उसमें कितने प्रोटॉन्स है, 1 प्रोटॉन होगा इसी वजह से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं सोडियम में बताइए कितने प्रोटॉन्स है, और इसी तरह से सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, और आपसे बोल दिया गया सोडियम आयन में बताइए, तो सोडियम आयन का मतलब Na पॉजिटिव। तो इन दोनों में जो आपके प्रोटॉन की क्वांटिटी आएगी उसमें बदलाव आएगा या नहीं, या इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। और इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना सीखेंगे। तो आपको पता चल गया है कि एटॉमिक नंबर जो होगा आपका वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मास नंबर भी निकाल सकते हैं। देखिए मास नंबर होता क्या है, जैसे मास नंबर का मतलब हुआ आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी होगी और आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वही आपका क्या निकल के आ जाएगा, मास नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे यदि आपके पास हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, ओके, अगर हमने कार्बन का एग्जांपल लिया है तो कार्बन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं तो कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, इसका मतलब ही है कि इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। ऐसे अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं जिसका जो आपका एटॉमिक मास नंबर होता है 27 होता है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 27 का मतलब कि इसमें आपके पास इसमें आपके पास 30 प्रोटीन प्लस 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होने की वजह से ये जो कंस्टिट्यूट करता है 27 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो आपका उसी का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कहलाता है। ओके, मास नंबर जिसको कहते हैं। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं मास नंबर। ओके, तो हमें पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। अब एक और चीज है हमारे पास, जैसे हमें किसी का मास नंबर निकालना है तो आपको समझ में आ गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर सकते हैं। मास नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से उसका मास नंबर निकल के आ जाएगा। तो हमने यहां से एटॉमिक नंबर निकालना सीखा, ऐसे ही यहां से हमने मास नंबर निकालना सीखा है। अब आप देखिए, यदि आपसे बोला जाए एग्जाम्पल के लिए कि C612 7 नाइट्रोजन 14 और 17 क्लोरीन 35 फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन एलिमेंट्स में आप फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको ये 3 चीज पता करनी है। ओके, तो आपको ये 3 चीज पता करनी है इस एटम में। अब आप कैसे पता करेंगे, आपके पास फॉर्मूला पता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला पता है। हम जानते हैं कंडीशन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की कैसी होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात है। तो इसका मतलब जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाएगा। तो हम दूसरे को इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास C612 है, 7 नाइट्रोजन 14 और ऐसे ही आपके पास 17 क्लोरीन 35, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं।
एक होता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही क्या कहलाता है आपका मास नंबर। थोड़ी देर पहले हमने देखा था मास नंबर का मतलब क्या हो गया, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। तो हमें यहां से भी समझ में आ गया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मास नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होती कैसे है, निकालते कैसे हैं। जितने भी नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। कैसे? एक होता है आपका जब वो पूरा एलिमेंट न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, मीन्स हम कह सकते हैं वो एलिमेंट में कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये C613 अगर हम कहते हैं C612, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है एटॉमिक नंबर आपका जितना भी है, या हम कह सकते हैं जितने भी नंबर आपके प्रोटॉन के हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ऐड करना है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज एक्स्ट्रा उसको मिले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं, तो याद रखना इनके जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो जाएगी उनके प्रोटॉन के बराबर हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की होती है कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो याद रखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है जितना भी आपका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना आप उसमें से माइनस करेंगे। ऐसे ही आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा या आपकी जो प्रोटॉन की क्वांटिटी होगी उसमें आप उतनी संख्या नेगेटिव की प्लस कर देंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, पहले हम इससे निकालते हैं। हम जानते हैं ये सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहने का मतलब हो गया यदि आपको बोला गया होता है 17 क्लोरीन 35 और यहाँ नेगेटिव दिया गया होता, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो एलिमेंट है आपका वो चार्ज हो चुका है और वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे अगर मैंने आपको 13 एल्यूमिनियम 27 आपको 3 पॉजिटिव ऐसा दिया गया होता, तो आप जानते हैं ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है ये, और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इनमें निकालना चाहूंगा, जैसे अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज वाले में निकालना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो ZXA के द्वारा किया जाता है। इसको आप अच्छे से समझे पहले, ओके। तो देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला कैसे होगा, ओके। इस फॉर्मूले का अभी यूज करेंगे हम और एल्यूमिनियम में निकालेंगे, क्लोरीन में भी निकालेंगे। तो देखिए कैसा होगा, आप जानते हैं जो आपका ZXA है, यहां पे Z जो है आपका एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है और यहाँ पे जो A है आपका वो मास नंबर को इंडिकेट करता है, और ये जो आपका X है ये उस एलिमेंट को इंडिकेट करता है जो आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर से मिलकर बनता है। याद रखिए एटॉमिक नंबर Z होता है और न्यूट्रल में प्रोटॉन के बराबर इसकी संख्या होती है। ऐसे ही मास नंबर कैसे होगा, मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को ऐड करेंगे। अब आप इतनी बातें समझ गए हैं और आपको पता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना था, 17 क्लोरीन 35 और हम ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको अगर और एक ऐसा आपको दिया था जैसे 13 एल्यूमिनियम 27 और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी निकालनी होगी तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा प्रोटॉन की क्वांटिटी दैट इज 13 एटॉमिक नंबर, और उसमें हम माइनस करेंगे। तो इसमें माइनस कितना करेंगे, जितना भी आपको पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना है 3, तो ये कितना निकल के आएगा 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 10। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं ये कैसे निकलेगा, Z मीन्स एटॉमिक नंबर 17 और उसमें हम क्या कर देंगे प्लस नेगेटिव चार्ज जितना आपका क्या है, एक नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा कि जितने अगर सारे के सारे न्यूट्रल है तो इसके अंदर जो भी इनका एटॉमिक नंबर है वही उनका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 17 है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के ही बराबर उसका क्या होता है, प्रोटॉन होता है।
और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी न्यूट्रल स्पीशीज में भी इसी के बराबर होती है। तो न्यूट्रल स्पीशीज में सभी की सभी, तो प्रोटॉन की क्वांटिटी भी इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 17। तो ऐसे ही आप बताइए न्यूट्रॉन की क्वांटिटी क्या आएगी। हम जानते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है। न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका है मास नंबर मीन्स ए माइनस एटॉमिक नंबर मीन्स जेड। मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे C612 में निकालना है, तो मास नंबर इसका ये ए है और ये आपका जेड है। तो हम जानते हैं मास नंबर कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, ए मीन्स हो गया आपका 12 और जेड मीन्स हो गया आपका 6, तो ये निकल के आ गया 6। इसका मतलब न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इसमें कितनी है, 6। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट कैसी होती है, सेम होती है, और एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी नहीं होती है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, 0। प्रोटॉन लेकिन कितना होता है उसमें, 1 होता है। ये बात आप जानते हैं और पढ़ा रखा है आपको। ओके, ऐसे इसका न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं कैसे, 14 माइनस 7 7, 35 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा 18। तो आप समझ चुके हैं कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जा सकता है। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया है किसी भी चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज में। अब आप आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जानेंगे। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं आइसोटोप्स किसे कहते हैं और ये आइसोटोप वर्ड का मतलब क्या है। देखिए जिसके भी पास आपका सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन उसका जो मास नंबर होगा वो कैसा होगा, मास नंबर होगा आपका डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास C612 भी होता है और C614 भी होता है। ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स कहलाते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आपके पास नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन 15 का आइसोटोप पाया जाता है। ऐसे ही आपके पास क्लोरीन का 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37 पाया जाता है। तो ये जितने भी आपको यहां पे स्पीशीज दिख रहे हैं, ये सभी स्पीशीज में क्या कॉमन है, कॉमन ये है कि आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए। मीन्स Z पहले ऐसा था, अगर आपका X एलिमेंट पहले X था तो अभी भी वो X रहेगा। इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है ZXA में जो आपका Z है, ये Z यहां पे जैसा था वो Z यहां पे वैसा ही रहेगा। ओके, और इसके अलावा आप जानते हैं कि कैसे यहाँ पे आपका मास नंबर में बदलाव आता है, मास नंबर चेंज हो जाता है। अगर मास नंबर यहाँ पे A था तो मास नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा। इसका मतलब A ना होकर अब सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जहां भी ऐसा बदलाव आएगा तो ये आपका आइसोटोप कहलाएगा। आइसोटोप में कॉमन क्या होता है, जैसे अगर आपका आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया मास नंबर निकालिए ऐसे एलिमेंट का जिसका पास कोई भी आइसोटोप नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट जिसका कोई भी आइसोटोप नहीं होगा तो उसका मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मास नंबर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर हो जाएगा। इसीलिए किसी भी न्यूट्रल एटम में जिसका आइसोटोप नहीं पाया जाता उसमें उसका जो मास होता है उस एटम का, उस पूरे एटम का मास उसके न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। मास रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस, मास जो होता है उस न्यूक्लियस में क्या करता है, कंटेन करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जिसका आइसोटोप हो, ऐसे कोई कंपाउंड जिनके आइसोटोप पाए जाते हो नेचर में, दिख रहा है आप लोगों को, जैसे कार्बन का आइसोटोप, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ऐसे कई सारे और एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो जिनका आइसोटोप्स पाया जाएगा तो उसके लिए आप मास नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए कभी भी मास नंबर नहीं निकालते। उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। और इसको कैसे निकालते हैं, आइए एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37 का। ओके,
चलिए अब देखें क्या होता है। हमने बोला 17 क्लोरीन आपके पास 35 है और 17 क्लोरीन आपके पास 37 है। नेचर में इस आइसोटोप का जो अबेंडेंस है, क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब हो गया उसकी क्वांटिटी नेचर में कितनी प्रेजेंट है नेचुरली। तो हमें पता चला इसकी जो क्वांटिटी है ये 75% है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 25% है। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि आपका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको, उसका जो मास नंबर है, सॉरी जो इसका मास नंबर है, मास नंबर को उसके एबेंडेंस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा आइसोटोप है उसका मास नंबर और उसके एबेंडेंस से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए ये आ जाएगा 105। ओके, 5 5 is 25। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 35.5 आपका यू करके निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आया इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। जब हम दो एटम्स का मीन्स दो सिमिलर एटम का मास नंबर उसके एबेंडेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन को आप 17 क्लोरीन 35.5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, एक्चुअली जो आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा है तो आइसोटोप्स में हमें ये चीज पता चली है कि आइसोटोप्स का जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। इसके अलावा आइसोटोप्स का मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास C612 है और आपका C614 है तो इन दोनों में अंतर ये होता है आइसोटोप्स का कि जो इसका अबेंडेंस होगा वो डिफरेंट होगा, इनका अबेंडेंस जरूरी नहीं है सेम हो। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों कार्बन से बने हुए हैं। इसका मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती है, सिमिलर होती है, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है, वेरी करती है और ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इस बात को आपको समझना है। एक्चुअली जो आइसोटोप्स होते हैं इन आइसोटोप्स का हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में काफी इस्तेमाल है। सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो आपका मेडिकल फील्ड में है, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, इसको बता देते हैं हम। देखिए अब हम इस एप्लीकेशन पढ़ेंगे आइसोटोप का, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है आप जानते हैं। जो आपका हाइड्रोजन होता है एग्जांपल के लिए वो 1H1 1H2 और 1H3 के रूप में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि ये आपके आइसोटोप है या आइसोबास तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आइसोटोप्स, बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट देयर इज डिफरेंस इन देयर मास नंबर्स। तो इसकी वजह से क्या हो गए आइसोटोप्स। इसे कहते हैं हम प्रोटियम, इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसे हम कहते हैं ट्राइटियम। इसे हम डी से भी इंडिकेट करते हैं। और कभी कभी जो आपका ड्यूटेरियम होता है एज अ हैवी वाटर हम यूज करते हैं, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। ओके, इसका जो आइसोटोप का पहला एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। और जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हैं यूरेनियम। यूरेनियम को हम एनरिच्ड रिसोर्स है, अगर इसको हम एनरिचमेंट किया जाए तो इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल के समय में जो आपका मॉडिफिकेशन है, जैसे आपके जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके आइसोटोप्स वो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे कोबाल्ट का जो आइसोटोप होगा
वो आपका क्या किया जाएगा, जैसे कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो वो आपका कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसे ही आपके पास आयोडीन का आइसोटोप्स होते हैं। ये जो आयोडीन के आइसोटोप्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है गॉइटर जैसी चीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए, और गॉइटर होता है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो गॉइटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जैसे आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल जो आपका फील्ड है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल है हमारे आइसोटोप्स का। ओके, तो ये तो बातें हमारी आइसोटोप्स के बारे में थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका आइसोबार्स। जैसे आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, सेम एज इट इज आपका आइसोबार के बारे में आपको देखना है। बस दोनों में डिफरेंस होता है उनके अपोजिट नेचर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आइसोबार्स क्या कहते हैं, आइसोबार्स में होता है जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, लेकिन इनका जो मास नंबर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40, और आपसे बोला गया आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 बट मास नंबर होता है 40। तो आप यहां पे देख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मींस जो आपका x था यहां पे, अब वो क्या हो चुका है, यहां पे x ना हो गया, सपोज y हो गया, चेंज हो गया। लेकिन आपका ये जो z है, ये आपका जो z है, ये आपका क्या रहा, z चेंज हो गया। अगर यहाँ पे z था तो z की वजह से यहाँ पे बदलाव आ गया। फॉर एग्जाम्पल z+1 भी हो सकता है, z-1 भी हो सकता है। ओके, इसको हम z से इंडिकेट ना करके हम इसको p से इंडिकेट कर लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि आपका जो एटॉमिक नंबर था वो एटॉमिक नंबर अब वही नहीं रहा, और जैसे एटॉमिक नंबर में बदलाव आएगा तो आपका ये एलिमेंट ही पूरा चेंज हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप समझ गए, यहाँ कैल्शियम था तो आपका आर्गन चेंज हो गया, बट मास नंबर आपका अगर ए था पहले, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, तो बाद में भी इसका मास नंबर क्या रहेगा, ए। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि मास नंबर हमेशा कैसा रहता है, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इनके डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो स्पीशीज होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। और आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला गया कि इन सारे एलिमेंट्स के में से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो आपके आइसोटोप्स शो कर रहे हैं, और कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो आपके आइसोबार्स शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया 17 क्लोरीन 35, आपको बोला गया 7 नाइट्रोजन 15, आपको बोला गया 7 नाइट्रोजन 14, 18 आर्गन 40, ऐसे आपसे बोला गया 20 आर्गन 20 कैल्शियम 40। तो आपसे बोला गया इनमें से ऐसे पेयर्स को फाइंड आउट कीजिए जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, और ऐसे पेयर्स जो आइसोबार्स की तरह बिहेव रखते हैं। तो आप जानते हैं आइसोटोप्स में कौन आपके फॉलो कर रहे हैं, आइसोटोप्स मींस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। देखिए, इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो हम जानेंगे कि पहला तो आपका 7 नाइट्रोजन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 15 आपका एक आइसोटोप ये है। दूसरा आइसोटोप देखिए आपके पास कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आपको जानते हैं कि ये हो गया आपका आइसोटोप का पेयर। अब आपको क्या ढूंढना है, आइसोबार। अब आइसोबार में क्या करेंगे, आप जानते हैं मास नंबर सेम जहां होगा वहां देखेंगे। मास नंबर सेम है, इसका मतलब 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40, ये दोनों आपके क्या हो गए, दीज आर आइसोबार्स। और आपका जो अलग से 17 क्लोरीन 35 रहा वो आपका क्या है, एक अलग सा एलिमेंट है। तो ये ना आइसोबार की कैटेगरी में आता है ना ही ये आइसोटोप्स की कैटेगरी में आता है। यदि आपको आइसोटोप और आइसोबार समझ में आ गया है तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा आइसोटोन्स के बारे में। देखिए, आइसोटोन्स होते क्या है उसको समझिए। आइसोटोन्स का मतलब हो गया, आइसो मीन्स सेम, और टोन्स का मतलब हो गया न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी से। जिसके पास न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम होगी वो आपके सेम आइसोटोन्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे 6 क्लोरीन 14, 7 नाइट्रोजन 14, आपके पास 8 ऑक्सीजन 16, आपके पास ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। एक दो एलिमेंट और ले लेते हैं, जैसे आपसे बोल दिया गया 7 नाइट्रोजन 15 भी बोल दिया गया। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी फाइंड आउट कीजिए सभी में। तो न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी आप जानते हैं, ये आपका ए होता है ऊपर वाला और नीचे वाला जेड होता है।
तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड होता है, Z माइनस ए करके होता है, ओके, A माइनस Z, सॉरी, तो ये जाएगा Z A माइनस Z। तो 14 में से 6 गया 8, इसमें 14 में से 7 गया 7, 16 में से 8 तो ये आ जाएगा 8, और 15 में से 7 इसमें आ जाएगा 8। तो आप एक चीज देखिए, आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोन्स की तरह बिहेव करते हैं और उनकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप समझ गए हैं यहां पर आप जिन जिन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिमिलर हैं वो सेम ग्रुप को, फैमिली को बिलोंग करते हैं, आइसोटोन्स ग्रुप उनको बोलते हैं। तो ये आपका आइसोटोन्स हो गया क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम है, लेकिन ये आपका आइसोटोन नहीं है, बाकी सब आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो आइसोटोन्स इस तरह से हम निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने को जरूर आएगा। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने को आता है। ये चैप्टर जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके जो हायर क्लासेस की स्टडीज है उसके लिए काफी इंपोर्टेंस रखता है। अगर आपका आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज का टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा आपको। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।